कल घर पे जाके रिवाइज किए थे आप लोग मैप को? रिवाइज नहीं किए आप लोग? तो कल हम लोग हड़प्पा तक का फर्स्ट पार्ट देख चुके थे। आज जो हड़प्पा का सेकंड मैप है हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल आप लोगों को पढ़ाया गया था उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक मैप देख रहे होंगे। सभी लोगों को विजिबल है मैप? नवपाषाण काल से हम शुरुआत करते हैं। नवपाषाण काल और प्राक हड़प्पाई या आरंभिक हड़प्पाई स्थल से हम चर्चा करते हैं। आपके मैप में भी प्लॉट बुकलेट है, उसमें भी प्लॉट करके दिया गया है और आपको साइड्स पे भी, इस पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। पहले हमने चर्चा की थी कल सरायखोला, नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में इसकी चर्चा की थी। क्योंकि यहाँ से सीमित मात्रा में प्राक हड़प्पा काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इसको प्राक हड़प्पा में भी रखते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है अर्ली एग्रीकल्चर साइट, ये ट्राइंगल है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। इसमें एक्चुअली कल आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट भी होगा ये मैप, आप सबको कल मिल जाएगा इसका जीरोक्स कॉपी। पहले हम चर्चा किए थे सरायखोला। यदि मैं बोलूं कि यहाँ पे यदि हम बोले प्रापाषाण कालीन स्थल तो कौन सा होगा? सोहन घाटी। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जिस प्लेस पे आप जाएं, जिस साइट्स पे जाएं, वहाँ पे आप ये कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि यहाँ पे अब तक का जो पढ़ा दिया गया है आपको मैप, क्या और कोई साइट्स यहाँ पे है। यदि आप इस तरह से रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे आपको कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आप रिवाइज करते जाएंगे। पता होना चाहिए कि यार उधर जहाँ पे सरायखोला है उसी से थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे सोहन घाटी पड़ता है, और सोहन घाटी बड़ा ही फेमस स्थल है, चॉपर चॉपिंग कल्चर से रिलेटेड स्थल है। आगे अब आएंगे हम लोग, बुद्धा पीरियड में आएंगे, महाजनपदा पीरियड में आएंगे, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे स्थल हमको मिलेंगे। अशोक के इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। हमारा यहाँ पे जब आएंगे इसी स्थल के पास से तक्षशिला से हमारा परिचय होगा, गांधार महाजनपद से परिचय होगा हमारा। यहीं पे आएंगे तो हमको अशोक का मनसेरा इंस्क्रिप्शन भी प्राप्त होगा। तो एक ही साइट से जो होता है कि हमको 5 से 10 प्लेसेस प्राप्त होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा किस किस काल का है। ठीक, तो पहला चर्चा किए थे हम सरायखोला। ठीक है, तरकाई किला और लीवान। आप देख सकते हैं, इसको मैप को दिखाने का आपको मुख्य कारण यही है कि दोनों के बीच में आप गैप देख सकते हैं, तरकाई किला और लीवान के बीच में। और इस मैप के आप साइज को भी देख सकते हैं। जब साइज इतना बड़ा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कम है। आप लोगों की शिकायत होती है कि सर ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। किसी एक को लिखना है, दूसरे को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, तरकाई किला या लीवान। मूसा खेल की हमने चर्चा की थी आपसे हड़प्पा कालीन स्थल में। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में अब आप देख लीजिए रहमान ढेरी और गुमला, दोनों के बीच का जो होता है कि अंतर आप देख सकते हैं। दोनों के बीच में अंतर कितना कम है, बिल्कुल पास में ही है। तो दोनों की चर्चा जब हमको करना होगा तो एक साथ ही करेंगे, रहमान ढेरी अर्थात गुमला। इसी प्रकार से हमने आगे चर्चा की थी आपको
सरायखोला के बाद किला तरकाई और लीवान, लीवान के बाद मूसा खेला, रहमान डेरी और गुमला, और उसके बाद हम आए थे हड़प्पा। हड़प्पा के बाद हमने चर्चा की थी आपसे संधानवाला, और यहीं पे संधानवाला के पास में एक नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में हमने चर्चा की थी, वो कौन सा था? जलीलपुर, ठीक है ना, वो था आपका जलीलपुर। और ये संधानवाला कौन सा साइड से, देखिए ये आपको वर्ग बना हुआ है इधर, और आप देख सकते हैं इंडस सिविलाइजेशंस। संधानवाला किससे है पूरी तरह से? ये इंडस सिविलाइजेशन से है संधानवाला। और यहाँ पे जलीलपुर जो था वो आपको प्राक हड़प्पा या नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में था। हमने दम्ब सादत और क्वेटा की बात की थी कल। दम्ब सादत कहाँ पे है? क्वेटा घाटी में ही है, तो दोनों को आप देख सकते हैं। आपको देखिए दम्ब सादत जो होता है कि अर्ली एग्रीकल्चर साइट्स के रूप में डेवलप है, प्राक हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में है, और लेकिन क्वेटा जो है आपको हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद हमने नौशहरों भी देखा था। नौशहरों पूरी तरह से किस में? आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में है। नौशहरों के पास में आप देख सकते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ की चर्चा हमने की थी आपको नवपाषाणकालीन स्थल या प्राक हड़प्पाई स्थल के रूप में। कोट दीजी, आपने देखा होगा, आपके मैप में भी होगा कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस कम करके दिया गया है वहां पे, सूकर और कोट दीजी। कोट दीजी के सामने आप देख लीजिए मोहन जोदाड़ो। मोहन जोदाड़ो से नीचे आपको आ जाता है चान्हुदड़ो। चान्हुदड़ो से नीचे आपको बिल्कुल पास में लगता हुआ वो है आपका आमरी। आमरी के बाद हमने कुल्ली की चर्चा की थी। कुल्ली आरंभिक अर्ली एग्रीकल्चर साइट्स के रूप में है। इस मैप में नाल को नहीं दिया गया, नाल आपका कुल्ली के ऊपर इधर ही पड़ता है, जिसकी चर्चा हमने आरंभिक जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उनके रूप में चर्चा की थी। उसके बाद आप देख लीजिए सुतका गैंडोर, नुहातो, नुहातो की चर्चा की थी हमने। इसके बाद हमने अल्लादीनो और बालाकोट, अल्लादीनो बालाकोट, अल्लादीनो और बालाकोट की चर्चा हमने एक जो है पोर्ट सिटी के रूप में की थी, जहाँ से जो है हड़प्पा काल में यहाँ से वाणिज्य व्यापार होता था। दोनों को आप देख सकते हैं, अरेबियन सी से लगता हुआ है। इन्हीं से माध्यम से आपसे जो है कि उनका इराक मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। इतनी साइट्स की हमने कल चर्चा की थी हड़प्पा काल में। कोई डाउट यहाँ पे आपको? आज हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा काल का जो सेकंड मैप है। कल हम पूरा आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले हड़प्पन साइट्स की हमने चर्चा की थी। आज जो इंडिया में जितने भी प्लेसेस हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपना हड़प्पा 2 मैप जो होगा उसको आप लोग खोल लें। आप मैप में अपने में देखेंगे, इसमें तो नहीं दिया गया इस वाले मैप में, आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला स्थल दिया गया होगा आपको मांदा, ठीक है ना। इसको जो होता है कि हड़प्पा काल की उत्तरी सीमा भी माना जाता है, और मांदा से जो होता है कि आपको परवर्ती हड़प्पा काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और शायद 2017 या 16 में यूपीएससी ने पूछा भी था कि एक परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल, जो हम आज ही चर्चा करेंगे परवर्ती हड़प्पा की, तो वहाँ पे भी ये प्लेस आएगा आपको। तो मांदा से हमको जो है हड़प्पा कालीन स्थल और परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं रोपड़, रोपड़ देख सकते हैं। और आपके अपने जो बुकलेट दिया गया है उसमें भी 2 नंबर पे आप देखिए कौन सा दिया गया है स्थल, रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है आपका? पंजाब प्रांत में।
पंजाब से आपको 3 स्थल प्राप्त होंगे, आप अपने मैप में देखेंगे। अभी हम इसको बंद करते हैं अपना वाला। सेकंड मैप पे हड़प्पा काल का आपके सामने, ठीक है ना। पहले के रूप में हमने चर्चा की थी आपसे, मांदा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। आपको हम जब मैप की चर्चा कर रहे थे, आपको जो फर्स्ट क्लास थी, ज्योग्राफिकल जो मैप था, तो यहाँ पे एक हमने जो है कि एक पर्वत श्रृंखला की चर्चा की थी। वो कौन सी थी? इधर पीर पंजाल, ठीक है। तो उसी के ये पास में, और यहीं पे कौन सा था आपका स्थल? ये यहाँ पे हमने चर्चा की थी, कश्मीर वैली में कौन सा स्थल था? गुफ कराल। वहाँ से किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? नवपाषाण काल के साक्ष्य, नवपाषाण कालीन। और ये मांदा से हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और आगे हम चर्चा करेंगे परवर्ती हड़प्पा के भी साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होंगे। मांदा के बाद हम आते हैं पंजाब में। पंजाब में पहला स्थल हमने देखा रोपड़। माना जाता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जिस स्थल प्रकाश में आया हड़प्पा काल का, वो था आपका रोपड़। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। रोपड़ के बाद तीसरा नंबर स्थल पे हम देखेंगे, उसी के नीचे आप जाएंगे, तीसरा नंबर आपको दिया गया है संघोल। संघोल से हमको जो है यहाँ से हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और आगे हम जब बुद्ध काल में आएंगे, बौद्ध पीरियड में आएंगे, तो वहाँ के भी हमको यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होंगे। और एक बार यूपीएससी ये कोई साइट्स पूछ चुका है, हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में न पूछ के एक बुद्ध कालीन स्थल के रूप में इसकी पूछ चुका है। पूछा है इसने यहाँ से बौद्ध पुरावशेष। तो यहाँ पे क्या था कि एक स्तूप का निर्माण किया गया था संघोल में, तो उसने वो पूछा था आप लोगों से, ठीक ना। तीसरा संघोल। फोर्थ नंबर पे हम देख रहे हैं, ये भी पंजाब में है, ये है आपका रोहिरी। आप एक क्रम देख रहे होंगे, 2 3 4, एक ही आपका जो है लाइन में है रोहिरी। यहां से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये जो है, ये यहां से जो है पत्थर से जो निर्मित उपकरण थे हड़प्पा काल के, तो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह अपने जो है कि शिल्प कर्मों के लिए, यानी कि शिल्प गतिविधियों के लिए काफ़ी फेमस था रोहिरी। वहाँ से काफ़ी मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। रोहिरी। अब आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप सोच रहे होंगे सर तीनों एक ही उसमें हैं, रो में हमको दिखाई दे रहे हैं, अब यदि वहाँ पे आएगा तो पहचानेंगे कैसे? देख रहे होंगे, मन में सवाल आया होगा आप लोगों को। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कम से कम इंटरनेशनल बाउंड्रीज से लगते हुए जो राज्य हैं, उनका सीमा विस्तार आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने यदि पंजाब का मैप को ठीक से देखा होगा और बॉर्डर से लगता हुआ लाइन को आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि पंजाब यहाँ से आपका शुरू होता है, और ये आपका देख रहे हैं इधर ये इस वाले कट पे ये 2 कट आते हैं, यहाँ पे ये आपका समाप्त हो रहा है। तो आप जब देखेंगे कि तो इतने के तीनों ही जो प्लेस दिए गए हैं, इतना ही उसका जो है विस्तार है आपका पंजाब का, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि पंजाब के नॉर्थ में आपका पड़ता है रोपड़, साउथ में यदि जहाँ पे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की सीमा लग रही है, वहाँ पे आपको पड़ रहा है रोहिरी, और दोनों के मिडिल में आपको कौन सा स्थल पड़ रहा है? संघोल।
ठीक। तो आपको जो है पॉलिटिकल मैप जो है यहाँ पे आपको मदद करेगा। सोथी की चर्चा हम कल कर चुके थे, सोथी की चर्चा किए थे। सोथी की चर्चा किसके साथ किए थे हम लोग? सिसवाल के साथ। सोथी कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में है। और सिसवाल कहाँ पे है आपका? हरियाणा के हिसार में। ठीक है ना। 5वें नंबर पे हम देखेंगे कि राखी गढ़ी, कुनाल, बनावली और सिसवाल, चारों प्लेसेस को जो है एक ही उससे मार्क किया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चारों ही जो है आपका हिसार जिले में है। और अभी आपको जो कल को मैप मिलेगा आपको, और अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसमें भी आप पता चल जाएगा कि दोनों के बीच कितना अंतर है, राखी गढ़ी के बीच में और बनावली के बीच में। जिला चूंकि एक ही है और मैप के साइज को देखते हुए आप लोगों को, तो उसमें एक ही जगह आपको लोकेट करके दिया गया है। अब आएगा, आप सोचेंगे कि सर तो हम कौन सा लिखेंगे इसमें, तो आप एक को मेंशन करेंगे, राखी गढ़ी को मेंशन कीजिए या बनावली को मेंशन कीजिए, और अन्य दो की चर्चा आप जो है डिस्क्रिप्शन में करेंगे कि यहाँ से कुनाल और राखी गढ़ी भी प्राप्त हुआ है। नहीं, हड़प्पा कालीन साइड से लेटर नहीं है, हड़प्पा कालीन साइड से, जिसमें से कि जो सोथी सिसवाल जो है ये आगे जो था प्राक हड़प्पा भी थी, हड़प्पा भी थी, और आगे जो है लेटर हड़प्पा में भी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और लेटर हड़प्पा में जब आएंगे तब इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक। उसके बाद जो है कल भी हमने चर्चा की थी आपसे काली बंगा की। ये भी जो है आपका प्राक हड़प्पा स्थल के रूप में भी इसकी चर्चा की जाती है और हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में है। प्राक हड़प्पा के रूप में क्यों चर्चा की जाती है इसकी? क्योंकि यहाँ से जो है हड़प्पा काल से पहले के जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब था कि वहाँ पे कृषि कार्य आरंभ हो गया था। ठीक। 9 नंबर पे आप देख रहे होंगे गणेश्वर। अपने मैप में आप देखिए 9 नंबर पे गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो गणेश्वर भी जो है एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से जो है हड़प्पा वासी तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं, उसका जो है यहाँ से आयात करते थे। आपको पता होगा, जो लोग राजस्थान से होंगे, राजस्थान से नहीं भी होंगे, उन मालूम होगा कि तांबा का सबसे ज़्यादा भंडार हमको कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। ठीक है। आगे भी हम चर्चा करेंगे जब ताम्रपाषाण कालीन स्थल के रूप में आएंगे, तो आहार और गिलुंद की भी हम चर्चा करेंगे। 9 नंबर पे हमने गणेश्वर देखा। गणेश्वर के बाद 10 नंबर पे कौन सा स्थल है आपका? बालाथल। बालाथल भी जो है अपने तांबे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से भी जो होता है कि हड़प्पा वासी तांबे का आयात करते थे। ये बालाथल हुआ, गिलिंद हुआ, आहार हुआ, ये सारे स्थल जो होता है कि हमको परवर्ती हड़प्पा में भी देखने को मिलेंगे, वहां भी हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कौन सी रेंज की चर्चा की थी हम लोगों ने? अरावली रेंज की चर्चा की थी। ये बताइए कि अरावली के वेस्ट में पड़ेंगे या ईस्ट में? ईस्ट वाले रीजन में है ये। ठीक है ना। लेकिन वही क्षेत्र है, तो ये अयस्क की दृष्टि से काफी संपन्न है, इसलिए जो होता है कि यहाँ से हमको तांबे के खनन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला जो है, अभी तक हम पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 4 स्टेट में जो है हम हड़प्पा कालीन स्थल देख चुके हैं। अब हम देखेंगे गुजरात में। पिछले 5 बार से हम लोग देख रहे हैं
यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है, वो गुजरात से एक हड़प्पा कालीन स्थल हमेशा पूछता रहा है। गुजरात से जो है वो एक स्थल जरूर पूछता रहा है, और ट्रेंड रहा है कि वो मोस्टली जो है आपको हड़प्पा कालीन स्थल, इस बार भी पूछा था, लास्ट ईयर भी पूछा था, हड़प्पा काल नहीं तो स्टोन एज से वो क्वेश्चन पूछता ही रहा है। तो श्योर एंड श्योर होता है कि आपको जो है यहाँ पे कम से कम हड़प्पा काल तक 15 के करीब प्लेसेस मिलते हैं पूरे हड़प्पा काल तक, उसमें से आपका 1 या 2 वो हमेशा पूछता ही पूछता है। आप लोगों से मैंने बोला था कि कम से कम 4 साल का मैप आपके पास होना चाहिए, है आप लोगों में सभी के पास है? यूपीएससी ने जो मैप का पेपर पूछा है या नहीं? कितने लोगों के पास है? केवल 20% लोगों के पास ही है। जब तक आप लोग मैप का पेपर नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आप उसको एनालाइज कीजिए, आप देखेंगे यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो एक जम्मू एंड कश्मीर से एक प्लेस पूछता ही पूछता है, गुजरात से 1 या 2 प्लेस हमेशा पूछता ही पूछता है, 2 प्लेसेज वो पाकिस्तान वाले रीजन से पूछता ही पूछता है। अपर गंगेटिक बेसिन, लोअर गंगेटिक बेसिन और मिडिल गंगेटिक बेसिन, तीनों ही को मिला दें हम तो उससे 3 से 4 प्लेस हमेशा वो यूपीएससी पूछता रहा है, और 4 से ज़्यादा भी कई बार उसने पूछा है। यदि आप एनालाइज करेंगे मैप को अच्छे से और यूपीएससी के ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका इजीली मैप हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि कहाँ से मैप आ रहा है, कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, अभी भी जिन लोगों के पास मैप नहीं है, जिन लोगों के पास है, आप उनसे मांग के जो है उसका जीरोक्स करा सकते हैं, ठीक है ना। और अपने कम से कम स्टडी टेबल पे उसको ज़रूर रखिए और एक बार ज़रूर देखा कीजिए उस मैप को। जब तक आप मैप को, जो एक्चुअल मैप यूपीएससी पूछता है उसको नहीं देखेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा आपको कि उसकी क्या अहमियत है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैप के साइज में आप देखेंगे, जब 4-5 साल का पेपर देखेंगे मैप का, तो आप मैप के साइज में जो डिफरेंस देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि क्यों मेरा तरीका सबसे बेहतर है, क्या मैं और अच्छे से कर सकता हूँ कि जो वहाँ पे अच्छे से जो होता है 20 में से कम 18 प्लेस अच्छे से मैं पहचान सकूँ। ठीक, तो पहला हम चर्चा करेंगे 11 नंबर पे, आपको देख रहा होगा देसलपुर। यूपीएससी 2 बार ये साइट्स पूछ चुकी है। देसलपुर ये कौन सा रीजन है? यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया था पहले, ऊपर वाला कच्छ का रण और नीचे वाला सौराष्ट्र क्षेत्र। तो कच्छ के रण वाले क्षेत्र में कौन सा स्थल है हमारा? पहला है देसलपुर। देसलपुर के बाद 12वें नंबर पे हम देखें तो कौन सा स्थल है? धौलावीरा। और 13वें नंबर पे हम देखें तो कौन सा स्थल है? सुरकोटड़ा। और इस बार जो ये पूरा ही कट है यहाँ पे, बिल्कुल यहीं पे पूछा था। आप लोग चाहें तो वहाँ पे मार्क कर सकते हैं अपने आप से भी, तो यहाँ पे आप लिख लें उसको मार्क करके, कुंतसी। बारह नंबर के नीचे बिल्कुल जो है आप मार्क कर लें, जो इस बार पूछा था वो था आपका कुंतसी। जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट से पेपर लिया होगा इस बार का, दोनों पेपर, उसमें मैप का पेपर को सॉल्व करके भी दिया गया है आप लोगों को। ठीक, देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, यहाँ पे कुंतसी। तो कच्छ वाले रीजन में जो है हमको 4 स्थल देखने को मिल रहे हैं। जब आपको ये मालूम होगा, आप भौगोलिक क्षेत्र को भी बांट के देखेंगे तो आपको पता होगा कि हड़प्पा काल में कच्छ के रण वाले क्षेत्र में हमको 4 प्लेस मुख्य मिलते हैं, और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी हमको 4 से 5 क्षेत्र मुख्य मिलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा कच्छ के रण वाले क्षेत्र में देसलपुर है, धौलावीरा है,
सुरकोटड़ा है और कुंतसी है। तो 4 स्थल यदि इसमें से कोई पूछेगा तो आप इन्हीं चारों पे अपना, इन्हीं चारों में से कोई एक लिखेंगे जहां पे यदि कंफ्यूज होगा आपको, और उसमें भी यदि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। आगे भी हम चर्चा करेंगे इसमें, और भी बहुत सारे, जब आगे के कालों को पढ़ेंगे तो मैप प्लेसेज और आएंगे, धीरे धीरे प्लेसेज की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी, और आप साथ के साथ अपना ये रिवीजन करते जाएंगे तो आप इंजॉय करते जाएंगे मैप को। आप यही कोशिश किया कीजिए कि पहले इस साइट्स पे कोई मैप हम साइट्स देखे थे, यदि देखे थे तो कौन सी थी। अब आते हैं हम सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी द्वारा 19 नंबर लोथल, ये भी एक बंदरगाह नगर है। यहां से जो होता है कि डॉकयार्ड, ठीक है ना। प्रीलिम्स के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी के द्वारा भी, पीसीएस में भी कई बार, कि किस हड़प्पा काल से जो हड़प्पाकालीन स्थल से जो होता है कि हमको डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह है आपका लोथल। यदि हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल में इसमें जाएंगे यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे आगे मिलेगा आपको, पहले हम चर्चा कर चुके हैं लंगनाज की। लंगनाज किस काल का था? मध्य पाषाण काल में। और इधर ही एक और पुरापाषाण काल में एक और स्थल था, उसकी चर्चा हम लोग नहीं किए थे, ठीक है ना। उसकी चर्चा जब दूसरे राउंड होगा उसमें करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा रतनपुरा, रतनपुरा भी आपको मिलेगा इस क्षेत्र में। एट्टी नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे, कौन सा स्थल है आपका? रंगपुर। रंगपुर से हमको धान की भूसी, ठीक है ना, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। यूपीएससी ने शायद पिछले लास्ट ईयर पूछा था ना प्रीलिम्स में हड़प्पा काल में, उसमें बड़ा ही एक विवादास्पद प्रश्न था कि 4 स्टेटमेंट दिए थे हड़प्पा काल के बारे में, और पूछा था कि कौन कौन सा इसमें प्राप्त हुए हैं। उसमें घोड़े का की भी साक्ष्य था, घोड़े के साक्ष्य थे या नहीं, घोड़ा वो पालते थे या नहीं पालते थे, ठीक है ना। तो वो बड़ा ही विवादास्पद रहा, लेकिन मान्य मत यही रहा कि वहाँ से प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी की जो आंसर की आई उसमें भी उसने उसको माना था। आप लोग लास्ट ईयर्स के पेपर नहीं देखते ना, लास्ट ईयर्स के पेपर जरूर देखा कीजिए। यूपीएससी के जितने भी पेपर्स हैं, प्रीलिम से लेके मेंस तक का, ठीक है ना, आपके पास हर चीज यूपीएससी का जो, और किसी का नहीं मैं बोल रहा, यूपीएससी का पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर है वही आपको एक सही दिशा देगा। वो आपको बताएगा कि आपको किस रूप में तैयारी करनी है। आप जब तक उसके क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं होंगे, उसके क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि मेरी तैयारी की दिशा सही है या नहीं है। आप जब पढ़ रहे होंगे, जब यूपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, वो किस रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और किस रूप में उसने पीछे पूछे हैं, तो आपका पढ़ने का तरीका और पैटर्न बदल जाएगा। आपको फिर किसी की जो है गाइडेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद जान लेंगे कि यूपीएससी को जरूरत क्या होती है। हर बार यूपीएससी हड़प्पा सभ्यता पे क्वेश्चन पूछता है, आप देखेंगे हर साल वो पूछता ही पूछता है। और ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है आप लोगों से कि आप वहाँ पे जाते हैं, पढ़ के पूरा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पूछा था कि हड़प्पा काल के जो वासी थे वो मंदिर निर्माण करके मंदिरों में पूजा करते थे। आपको पता होगा कि मंदिर निर्माण की शुरुआत जो है हमको गुप्त काल से मानते हैं, तो वहाँ कैसे हो सकता है? ठीक है ना, सही होगा। यज्ञ का प्रचलन था, हाँ यज्ञ का प्रचलन था, क्योंकि आप मैप में भी पढ़ेंगे, आगे भी थे, तो बहुत जगह से जो है कि हमको अग्निकुंड के
साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप यूपीएससी का लास्ट ईयर का पेपर जरूर देखा कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का कितना अहमियत है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की कितनी अहमियत है। नहीं, रंगपुर बंदरगाह नगर तो नहीं है, ठीक है ना। लोथल जो है वो बंदरगाह नगर था। रंगपुर जो था है कि वहाँ पे मुख्य रूप से जो आयात निर्यात किया जाता था, तो यहाँ से हमको है गोदाम जिसको हम बोलते हैं, सामान रखने का स्थान, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे कृषि भी होती थी, तो धान की भूसी के भी साक्ष्य हमको यहाँ से रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे एक नवपाषाण कालीन स्थल बगसरा की चर्चा किए थे। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा स्थल, किस नंबर का स्थल बगसरा के पास में था। बगसरा की जो लोकेशन है और इसमें जो हड़प्पा कालीन स्थल में जो लोकेशन दी है वो किसके पास थी, बगसरा की, रोजदी के पास थी। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, जब बगसरा की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि यहीं पे आपको जो होता है कि बगसरा भी यहीं पे है और यहीं पे आपको एक हड़प्पा कालीन स्थल मिलेगा, लेकिन उसका नाम बदला हुआ होगा, वो है आपका रोजदी। ठीक है, आपको यदि यहीं से नवपाषाण कालीन स्थल पूछेगा तब आप क्या लिखेंगे, बगसरा, और हड़प्पा कालीन पूछेगा तो कौन सा लिखेंगे, रोजदी। ठीक है। 17 नंबर है हमारा पादरी। आपने क्या पढ़ा पादरी में? पादरी से किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? लिपि के साक्ष्य हमको मिलते हैं। पता चलता था कि वहां पे जो है लेखन का कार्य होता था। लेखन का कार्य होता था तो लेखन करने वाले कुछ एक अलग वर्ग रहा होगा, जिससे कौन सा हो सकता है, वो लिपिक वर्ग होगा। जब लिपिक वर्ग है तो लेखन का कार्य है, तो इससे लेखन का कार्य वहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होता है, वहाँ पे लिपिक वर्ग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एक सही ढंग का प्रशासन हो, प्रशासनिक कार्यों की देखभाल के लिए और वाणिज्य व्यापार के कार्यों की देखभाल के लिए। तो आप इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। पूछा था ना आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के उपजीविका के कई आधार थे, तो उसमें आप बताएंगे ना कि ये भी, इसकी भी चर्चा करेंगे आप कि पादरी से जो होता है कि हमको हड़प्पा कालीन स्तर पादरी से जो है हमको लिपि के लेखन कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पता चलता है कि लेखन कला जो होता है कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में होता था लिपिक वर्ग की उपस्थिति, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रशासनिक अच्छा कार्य होगा वहाँ पे। राजा के द्वारा जो कार्य जो भी प्रशासन का स्वरूप जो भी रहा हो, प्रशासन के स्वरूप के विषय में अभी भी विवादास्पद है कि किस प्रकार का था, लोकतांत्रिक था, गणतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था। ठीक है ना, क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी गई है अभी तक उसका, लेकिन ये तो था कि एक उचित अच्छा प्रशासन की वो पता चलता है और वाणिज्य व्यापार का पता चलता है। तो एक ही इंफॉर्मेशन को आपको कैसे यूज करना है। पास होने के लिए आपको, यदि आपके पास 100% नॉलेज है और उसका आप 10% ही यूज कर पाते हैं तो आप पास नहीं कर पाएंगे। आपके पास 10% नॉलेज है और 10% का ही 100% आप कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना नॉलेज है आपको उसका आप 100% यूज करें। ठीक। सर कहते होंगे ना आपसे कि बौद्धिक जुगाली किया कीजिए। बौद्धिक जुगाली करने का मतलब यही है। बौद्धिक जुगाली करने का मतलब ये नहीं है कि यदि वहाँ पे था तो उस समय कैसे हो सकता था। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई उसको अन्य स्थलों से जो है, अन्य सब्जेक्ट से, और उसका यूज किस रूप में किया जा सकता है अपना, उसका मतलब होता है। ये नहीं है कि यार उस समय जो होता है कि आत्मा परमात्मा ब्रह्म में हमको लीन होने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसी के अराउंड आपको सोचने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, बौद्धिक जुगाली करने का एक नुकसान ये भी होता है कि हम लोग जो होता है हमेशा बौद्धिक जुगाली ही करते रहते हैं और उसका जो होता है कि फ़ायदा नहीं निकल जाता है, हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इसलिए एक अपना टाइम फिक्स कीजिए कि यदि रहे तो आधे घंटे दिन में हमको ये काम करना है। ये भी नहीं कि पूरा 24 घंटे यही काम करना है। ठीक है। तो हमने पहले लोथल देखा, लोथल के बाद रंगपुर, रंगपुर के बाद रोजदी,
रोजदी के बाद पादरी, और पादरी के बाद हम देखेंगे 16 नंबर पे ये प्रभास पाटन। प्रभास पाटन भी जो है कि एक बंदरगाह नगर था उस काल में। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि यदि प्रभास पाटन की जगह हम बंदरगाह नगर की जगह आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि एक प्राचीन मंदिर, तब किसकी चर्चा करेंगे? सोमनाथ की। ठीक है, रोजदी हम चर्चा कर चुके हैं। और 14 नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे नागेश्वर, जहां पे द्वारका है, माना जाता है द्वारका स्थल को, यहीं पे आपको जो है कि नागेश्वर एक स्थल था, हड़प्पा कालीन स्थल नागेश्वर। यहाँ से भी जो है कि यह भी अपने औद्योगिक गतिविधियों के लिए काफी फेमस था। क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक फेमस होने का एक कारण यह भी था क्योंकि तटीय इलाके में था, वस्तुओं का जो है कि आदान प्रदान होता था पश्चिमी एशिया के साथ वाणिज्य व्यापार में। तो यहाँ से जो है कि बड़ी मात्रा में कारखाना स्थल प्राप्त हुआ है हमको नागेश्वर से। और यह स्थल आपके बारे में, इसके बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं सोर्स बता दूं आपको, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी नई न्यू वाली है, हमारे अतीत भाग 1, उसमें पहला चैप्टर ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसमें इसको मेंशन किया गया है नागेश्वर को। और ये स्थल वहीं से लिया गया अभी आप लोगों के लिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसमें मैप जो दिया गया है, मैप को आप देखेंगे तो लोकेशन जो होता है कि इधर उधर है उसमें, और उसमें उसने डिस्क्लेमर लगा के नीचे लिखा हुआ भी है। मैप के आप नीचे आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि कोई पैमाने का यूज नहीं किया गया है, किसी पैमाने का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। पैमाने का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब यह है कि जो लोकेशन उन्होंने दी हुई है वो एग्जैक्ट सही लोकेशन नहीं है, वो केवल आपको एक छवि देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए इस एरिया के आसपास वो क्षेत्र हो सकता है, वो लोकेट वहाँ पे किया गया है। ठीक है, न्यू वाली एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे, ठीक है। कल भी मैं देख रहा था तो कोई स्टूडेंट आए थे तो उन्होंने दिखाया था कि सर ये यहाँ पे है, तो मैंने उनको बताया था कि नीचे इसमें लिखा हुआ भी है कि किसी पैमाने का यूज नहीं किया गया। पैमाने का यूज नहीं किया गया तो मतलब था कि वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है। ठीक है ना, आप भ्रमित न हो जब एनसीईआरटी का मैप देखें आप। ठीक है, अगला स्थल हम देखते हैं 20 नंबर पे, भगत राव। किस राज्य में है भगत राव? गुजरात में। भगत राव से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हमको? यहां से जो है कि भगत राव से हमको अंतर्देशीय व्यापार और अंतर राज्य व्यापार, ठीक है ना, दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपको पता होगा कि हड़प्पावासी जो है, बताया था ना आपको कि यहीं पे आप देख रहे थे बालाकोट, नागेश्वर, तांबा प्राप्त करते थे, तो तांबे से बनी हुई वस्तुओं से यहाँ पे भी वो पहुँचती थी। तो यहाँ से भी वो आपको जो है साउथ से भी आपको वो सोना वगैरह प्राप्त करते होंगे। ठीक है ना, आपको लिखाया भी होगा सर ने कि किस किस कहाँ कहाँ से वो जो है कि कौन सी वस्तुएं आयात करते थे, कौन सी निर्यात करते थे। ठीक, तो ये है आपका भगत राव। ये भी जो है कि एक आंतरिक बंदरगाह था ये। ठीक है ना, आपसे चर्चा की थी ना हम लोगों ने, यहां से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी का। ठीक है ना, तो नर्मदा और ताप्ती के संगम पे इधर ही पड़ेगा आपको। तो यह जो है कि एक आंतरिक बंदरगाह के रूप में प्रचलित था भगत राव। और ये आपका लास्ट स्थल पड़ता है, दक्षिणी सीमा जो है उसकी, ये है आपका दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र इलाके में। दैमाबाद को जो होता है कि हड़प्पा काल की दक्षिणी सीमा माना जाता है। और किसमें? इसमें पश्चिमी लिखा हुआ। अच्छा, तो इसको पश्चिमी की जगह यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। आप अपने उसमें जो होता है यह स्थल पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता की दक्षिण में लिख लीजिए, पश्चिम की जगह दक्षिण में।
और हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा एक स्थल रह गया था हमारा 7 नंबर, वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वर्तमान का जो मेरठ जिला है, हिंडन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ से जो है हमको प्राप्त होते हैं आलमगीरपुर के। पूर्व में जो है हमको यहाँ तक का साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा काल तक। तो आप बता पाएंगे ना हड़प्पा की उत्तरी सीमा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी सीमा कहाँ पे? पूर्वी सीमा किस राज्य में है? यूपी में। और पश्चिमी सीमा सुत का गैंडोर किस क्षेत्र में है? बलूचिस्तान क्षेत्र में है। ठीक है, ये था हमारा हड़प्पा कालीन मैप। आप लोग जाके इसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने कराया, जिसको मैंने बोला था कि प्लेन मैप का आपके पास जीरोक्स होना चाहिए, और जीरोक्स पे जाके जो है खुद से प्लॉट करना होगा पहले। जब तक आप प्लॉट खुद से नहीं करेंगे उस प्लेस को, आपको रिमाइंड नहीं होगा। आपको एग्जाम में प्लॉट नहीं करना है, लेकिन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आवश्यक है कि आप पहले उस प्लेस को प्लॉट करें। अब हम आते हैं परवर्ती हड़प्पा। अभी सर आ चुके हैं, ठीक है ना। सर अभी आपको जो है परवर्ती हड़प्पा, आज शायद क्लास लेंगे परवर्ती हड़प्पा पे। आप लोगों से कल कहा भी गया था कि परवर्ती हड़प्पा का आप लोग मैप देख के आएँ, ठीक है ना। कल को जो है आपका परवर्ती हड़प्पा ताम्रपाषाण काल की हम जो है चर्चा करेंगे, और साथ में जो है महापाषाणकालीन स्थल जो हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है परवर्ती हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल का मैप देख के आएंगे, और महापाषाण काल का, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक। थैंक यू।